नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने बात करी थी 1885 से 1905 तक की। हमने आपको बताया था कि आरंभिक दौर में अखिल भारतीय कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो संवैधानिक स्तर पर वायसरॉय की कार्यकारिणी में अपने सदस्यों को बढ़ाकर मतदान का अधिकार प्राप्त करना था, ताकि वो कार्यकारिणी में जाकर के ही भारतीयों के खिलाफ होने वाले हर बिल का विरोध कर सके या भारतीयों के खिलाफ कोई कानून पास ही ना कर पाए। ऐसे राज्यों को हम डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं। मगर आपने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि दादा भाई नौरोजी के कॉन्सेप्ट के बाद ये बात क्लियर हो गई थी कि भारतीयों की गरीबी की मेन वजह ही अंग्रेज हैं। तो कुछ जगहों पर स्वराज की मांग उठने लगी थी, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक। अब उस दौर में, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का एक नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मगर उस दौर में अंग्रेजों ने अपनी कुछ ऐसी नीतियां तय कर दी जिससे भारत में विद्रोह की संभावना बढ़ने लगी। एक तो पहले से उबाल था, कांग्रेस के अंदर खुद दो गुट बनने को तैयार थे। एक गुट कह रहा था कि ये प्रार्थना याचिकाएं बंद करो, अंग्रेजों के खिलाफ सीधे खड़े हो जाओ, कि कांग्रेस क्योंकि एकजुट संगठन है, मिलकर अंग्रेजों का विरोध करो। पर दूसरा बुद्धिजीवी वर्ग ये कह रहा था, नहीं, अंग्रेज शिक्षित हैं, उनकी कार्यकारिणी में सम्मिलित हो जाओ और उनसे भारतीयों का भला कराओ। यानी कि एक पक्ष भारतीयों की आजादी की बात नहीं कर रहा है और दूसरा पक्ष कह रहा है कि स्वराज चाहिए हमें। और ये स्वराज वो स्वराज नहीं है कि हमें पूरी आजादी चाहिए। स्वराज का मतलब ये है कि आप भारत का रूल करिए, बेशक वायसराय बने रहिए, मगर नियम और कानून हम बनाएंगे, हमारी मर्जी से बनाए जाएंगे। आपकी कार्यकारिणी में हमारे भी सदस्य होंगे, हमसे राय ली जाए, जो पहले से भी संवैधानिक सुधार की बात हो रही थी। और इस तरह के स्वराज को हम बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस, जहां आपको गुलामी तो स्वीकार है मगर नियम कानून आप अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे। अगर आप हमारे देश पे शासन कर रहे हैं तो हमारी राय से वो नियम कानून बने। मगर तब वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इन सब चीजों को दबाने का एक रास्ता ढूंढा। कर्जन ने सोचा, अगर हिंदू मुस्लिम एकजुट रहे तो उससे दिक्कतें खड़ी होंगी, ये मिलकर एक हो जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस में तब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा वर्ग सम्मिलित होने लगा। उस एकता से अंग्रेजों को डर लगने लगा। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया। अब आप कहेंगे, बंगाल के विभाजन से हिंदू मुस्लिम एकता में दरार कैसे आएगी? तो गौर से देखिएगा, बंगाल जो आज का बंगाल है उसमें आप पूर्वी बंगाल की तरफ देखेंगे तो बांग्लादेश है, जो तब बंगाल का ही हिस्सा था। पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश में लगभग 70% आबादी मुस्लिमों की थी और पश्चिमी बंगाल जो आज भी भारत में है वहां पर तकरीबन 60 से 70% आबादी हिंदुओं की थी। अब ऐसे में कुछ अल्पसंख्यक उधर फंसेंगे, कुछ अल्पसंख्यक इधर फंसेंगे। इधर पश्चिमी बंगाल की तरफ उड़िया और हिंदी बोलने वाले की भी संख्या ज्यादा थी। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश में बंगला बोलने वाले की संख्या ज्यादा थी। तो लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। और कर्जन जाकर के ढाका में मुस्लिम नेताओं से मिलते हैं और उनको बधाई देते हैं कि चलिए मुसलमानों के हितों के लिए हमने एक अच्छा निर्णय लिया है। ढाका में मिलते हैं वो, और भारतीयों को ये बात समझ में आ जाती है कि ये अंग्रेजों की हिंदुओं को मुसलमान से अलग करने की रणनीति है, इसीलिए मुसलमानों के लिए अलग राज्य बना दिया और उन्हें रियायत देने की बातें की जा रही हैं। तो कर्जन की इस नीति का जब भारतीयों को पता चला तो जगह जगह पर विरोध हो गया। जो कांग्रेस प्रार्थना और याचिकाएं के दम पर बातें क्या करती थी, अब वो भी नाराज हो गई। तो भारत में तब स्वदेशी आंदोलन हुआ, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार हुआ। देखिए, यही बात आ गई ना सामने निकल के कि भारत का कच्चा माल ले जाकर के आप भारत में बेच रहे हो। वही बात आ गई, इन्हें भारत से खदेड़ना है तो इनका सामान खरीदो ही मत। ये जो अपना इंडस्ट्री से मटेरियल लेके आ रहे हैं लंदन से, यहां से कच्चा माल ले जाते हैं, वहां की फैक्ट्री से तैयार करके लाते हैं, हम बहिष्कार करते हैं। इनके कपड़ों को जलाया गया, इनके सामानों को फेंका गया और ये तय किया गया कि हमें अपना स्वराज चाहिए। उसी का परिणाम था कि स्वराज की मांग उठने लगी। स्वदेशी आंदोलन चला 1905 और 6 का, ये बड़ा प्रसिद्ध आंदोलन था। तमाम लोग इसमें एकजुट हुए, पूरे भारत की एकता देखने को मिली, सबने विरोध किया। मगर कहीं ना कहीं अंग्रेज उसके बावजूद अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। बंगाल विभाजन का निर्णय हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए लिया गया था। ध्यान से देखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। और साथ ही साथ ये भी कई बार पूछा जाता है कि तब वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। बड़े बदनुमा कैरेक्टर है भैया, क्योंकि इन्होंने ही तो भारत में ये सारी नीति अपनाई थी। इन्हीं के समय में भारत विश्वविद्यालय अधिनियम भी आया 1904 में, जहां जो विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ते थे उन पर कड़ी निगरानी रखी गई कि कहीं इनको कोई शिक्षक अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देने के लिए तो तैयार नहीं कर रहा, या उस विश्वविद्यालय में कहीं भारतीयों के खिलाफ रणनीतियां तो नहीं बनाई जा रही अंग्रेजों के खिलाफ। इसीलिए विश्वविद्यालयों पर कड़ा पहरा रख दिया गया।
आज तक अंग्रेज भारतीय विश्वविद्यालयों में आते नहीं थे, मगर अब झांक रहे हैं। तो भारतीयों के मन में बड़ा गुस्सा प्रकट हो रहा था और कांग्रेस ने भी वो रणनीति छोड़ के सीधे स्वदेशी आंदोलन में प्रतिभाग किया। मगर अंग्रेजों का मंसूबा तब कामयाब हो गया जब अगले साल ही बंगाल विभाजन के मुसलमानों ने अपनी अलग से पार्टी बना दी। अब अंग्रेज तो चाहते ही थे मुसलमानों की अलग से पार्टी बने। इंडियन नेशनल कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस तो 1885 में बनी, उसमें सारे धर्म आते थे। अब तोड़कर मुसलमानों ने मुस्लिम लीग बनाई। उसी बांग्लादेश में जो बंगाल का विभाजन किया, उसी की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने ये मुस्लिम लीग बनाई। देखिए इंटरेस्टेड बात ये रही, तभी मैंने कहा कि वो मंसूबे में अपने कामयाब हुए। अभी ये मंसूबे और ज्यादा कामयाब होंगे, क्योंकि यही मुस्लिम अब कहेंगे कि अपनी कार्यकारिणी में हमें भी सम्मिलित करिए। भाई आपने जब कांग्रेस बनाई थी तो कांग्रेस ने भी तो कहा था ना अपनी कार्यकारिणी में अतिरिक्त सदस्यों को बढ़ाइए। अब मुसलमान कहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से सदस्य बढ़ाए जाते हैं, उसमें मुसलमान आते ही। और जब तुमने हमारी मुस्लिम लीग बनवा ही दी है तो अपनी कार्यकारिणी में हमारे लिए अलग से आरक्षण रखिए, रिजर्वेशन रखिए कि मुसलमान ही उसमें प्रतिभाग करेंगे। उसी का नतीजा निकला भारत शासन अधिनियम। इसको मार्ले मिंटो चुनाव सुधार अधिनियम भी कहते हैं। मार्ले तब भारत सचिव थे, मिंटो तब वायसराय थे। लॉर्ड कर्जन के बाद मिंटो ही वायसराय बने। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 69 कर दी गई। ध्यान से सुनिए, ये अतिरिक्त सदस्य कौन है? मुसलमानों को सम्मिलित करने के लिए जहां पर 10 से 16 सदस्य थे, अब 69 मेंबर्स होंगे। सवाल वही है, अंग्रेजों ने सोचा कि उत्तरदायित्व की मांग कांग्रेस लगातार कर रही है, मतदान चाहिए, बहुमत चाहिए। 69 में से 32 गैर सरकारी सदस्यों का चयन किया गया। ये गैर सरकारी सदस्य ही भारतीय सदस्य कहलाते थे। अब 69 में 32 सदस्य बहुमत तो नहीं है, किसी बिल को रोकना भी है तो 32 वोट ही पड़ेंगे। फिलहाल तो मतदान करने का अधिकार अभी भी नहीं दिया जाएगा। थोड़ा बहुत आपको भाषण देने का अधिकार था, अब सवाल करने का अधिकार है। मगर उन सवालों का जवाब देने के लिए गवर्नर या वायसराय की कार्यकारिणी बाध्य नहीं है। चाहे तो वायसराय जवाब दे, चाहे तो ना दे। हालांकि पहले 1892 के भारत परिषद अधिनियम में सिर्फ भाषण देने का अधिकार था, सवाल करने का नहीं था। अब सवाल करने का अधिकार है, मगर अंग्रेजों की मर्जी है, जवाब दे या ना दे। फिर से मजाक चल रहा है, भारतीयों को सम्मिलित तो किया जा रहा है, अगर बेवकूफ बनाया जा रहा है। 69 मेंबर तो खड़े कर दिए, लेकिन बहुमत अभी भी नहीं दिया। हालांकि राज्यों में बहुमत दे दिया, राज्यों में गैर सरकारी बहुमत था। मगर आपने गैर सरकारी बहुमत दे भी दिया, जब वो मतदान करने का अधिकारी नहीं है तो उसका आप अचार दाबोगे क्या? उसका फायदा क्या? आप 100 में से 90 मेंबर मिला लो अपने संसद में और उनसे कहो कि अपनी राय रखिए, भारत के शासन पर कानून बनाना है। भारत पर कानून आप अपनी मर्जी से बना रहे हैं, उनका वोटिंग भी नहीं ले रहे। उनसे कह रहे हैं आप सवाल करो, सवाल कर रहे हैं, आपकी मर्जी, हम जवाब नहीं दे रहे। तो फायदा क्या है? आप कितनी भी भीड़ बनाइए, वो तो खाली शोर मचाने के लिए भीड़ बनाई जा रही है। एक प्रकार से भारतीयों को खुश किया जा रहा है, चलिए आपकी बातें मान ली। मगर मेन मुद्दा तो वही है ना, उत्तरदायित्व की सरकार कहां पर है? हमारे सवालों का जवाब देगा कौन? और हमें मतदान में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा कब? तो एक और अधिनियम पारित हुआ जो भारतीयों के लिए कुछ भी लेकर नहीं आया। अब उद्गार प्रबल है, लोगों में गुस्सा बढ़ गया है और ऐसी ऐसी समितियां बनने लगी है जो क्रांतिकारी घटनाएं कर रही हैं, जो अंग्रेजों को मारने लगी हैं, बड़ी घटनाएं। और इसकी शुरुआत बंगाल से ही होती है। बंगाल को कहा भी जाता है क्रांतिकारियों की भूमि। और उसी बंगाल में 1902 में अनुशीलन समिति बन गई, जो शुरुआत में योग और व्यायाम कराती थी। मगर कई लोग इसमें जुड़ने लगे और बैठ करके बातें करने लगे, और वो सारी बातें अंग्रेजों की रणनीतियों के खिलाफ होती थी। और जब स्वदेशी आंदोलन चला तो यही अनुशीलन समिति कन्वर्ट होगी क्रांतिकारी गतिविधियों में। क्रांतिकारी गतिविधियों से मतलब आर या पार, सीधे वार। कांग्रेस तो ऐसा नहीं कर रही ना अभी, कांग्रेस तो चाह रही है संवैधानिक सुधार हो। मगर कुछ भारत के युवा बहुत गुस्से में हैं, जब उनको बताया जा रहा, भड़क जा रहे हैं। उसी का परिणाम हुआ कि अनुशीलन समिति में, क्योंकि इसकी स्थापना 1902 में, क्योंकि ये शारीरिक और व्यायाम के उद्देश्य से बनाई गई थी, बाद में कन्वर्ट हुई क्रांतिकारी घटनाओं में, बंगाल विभाजन के बाद। इसकी स्थापना मिदनापुर में पुलिनदास ने की। अब ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस तरह के सवाल। पुलिनदास ने, और कलकत्ता में के मित्रा ने इसकी स्थापना की। अनुशीलन समिति का भारत की आजादी में तब बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि इसके अहम सदस्यों में बरेंद्र घोष, जो अरविंद घोष के भाई थे, और जतीन्द्र नाथ बनर्जी, ये इसके कुछ ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने भारत की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया एक पत्रिका ने। अनुशीलन समिति से 2 पत्रिकाएं आती थी, इन्हीं के सदस्य वो बनाते थे। एक थी युगांतर, ये बहुत फेमस पत्रिका है, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ खुल के लिखा, लोगों तक वो पत्रिकाएं पहुंचाई गई और लोगों को एकजुट किया गया अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों की सारी पोल खोल दी गई। कई बार भारतीय पत्रिकाओं पर बैन लगाया गया, जैसे दादा भाई नौरोजी के उस
नियम को जो लोगों तक समझाने के लिए जरूरी था, पत्रिकाओं के माध्यम से पहुंचता था। वो ज़्यादा भारतीय पढ़े लिखे नहीं थे, मगर जो पढ़े लिखे थे वो अनपढ़ लोगों को समझाते थे। ऐसा हो रहा है। अब इन पत्रिकाओं को ही बैन कर दिया गया था, कई बार ये चीज़ें छीनी गई। तभी तिलक को भी जेल पहुंचाया गया था, नाटू बंधु बिना बात के जेल चले गए थे। उस पत्रिका का नाम था युगांतर, जिसने एक अहम रोल अदा किया, और ये थी भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंदर घोष की, इसलिए मैंने कहा इनका एक अहम योगदान रहा। उसी युगांतर में उनके सदस्य थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, एक मजिस्ट्रेट थे, जिला न्यायाधीश। वो जब भी भारतीयों का केस लेते थे तो भारतीयों को बिना वजह कड़ी से कड़ी सजा दे देते थे। जज थे वो। इस बात का भारतीयों में बहुत गुस्सा था। छोटा सा आरोप भी लगा तो फांसी की सजा दे दी, जान से मार दिया, सीधे आजीवन कारावास दे दिया। तो कुछ युवाओं में बड़ा गुस्सा था। उनके भाई लोगों को छोटी छोटी बातों पर कठिन कठिन सजाएं, थोड़ी सी चोरी की 100 रुपये की तो 5 साल की जेल। बड़ा गुस्सा था। उस जज का नाम था किंग्सफोर्ड। युगांतर के सदस्यों ने सोचा इस किंग्सफोर्ड की पहले हत्या करी जाए। यही जड़ है कि बेवजह भारतीयों को ऐसी ऐसी सजाएं दे रहा है जो नहीं मिलनी चाहिए। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह जिम्मेदारी ली, किंग्सफोर्ड की हत्या की जाएगी। किंग्सफोर्ड अपनी गाड़ी पर निकले और वहां पर गोलियां चला दी। दुर्भाग्य से किंग्सफोर्ड नहीं मरे, मर गए कैनेडी। और ये और दुर्भाग्य रहा कि कैनेडी तो वो व्यक्ति थे जो भारतीयों का सहयोग किया करते थे। जिला मजिस्ट्रेट में कैनेडी ही वो व्यक्ति थे जो भारतीयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा के विपरीत बोला करते थे। मगर अफसोस की हत्या भी उनकी होगी, उनके बच्चे भी मारे गए, उनकी फैमिली ही मार दी गई उस बम में। तो क्या हुआ, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रफुल्ल चाकी ने जेल में ही आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया। खुदीराम बोस ये वही शख्स है जिन्हें भारत में सबसे कम उम्र पर फांसी पर लटकाया गया था। ये घटना 1908 की थी। ऐसी एक और घटना होती है 2-3 साल के बाद, जब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। बंगाल में हो रहे दंगों से, हिंसा से अंग्रेज परेशान हो जाते हैं। इतना परेशान हो जाते हैं कि कोलकाता से राजधानी ट्रांसफर करनी पड़ती है दिल्ली। 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आती है, जो आज भी बनी हुई है। इससे पहले कोलकाता हुआ करती थी। और जब भारत राजधानी आती है तो यही एक बंगाली रास बिहारी बोस, ये बड़ा करेक्ट, बहुत बड़ा नाम है। आगे ये सुभाष चंद्र बोस की INA भी बनाएंगे, इंडियन नेशनल आर्मी। आजाद हिंद फौज में भी इनका योगदान है, वो आगे की बात है। इस समय का क्या योगदान है, इस समय इन्होंने तब के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी के आगे बम फेंक दिया। अरे तभी तो बंगाल छोड़ के जा रहे हैं भाई, बंगाली कहाँ रहने देंगे उन्हें। कलकत्ता तभी तो छोड़ा, तभी तो दिल्ली आए, और आते आते भी उनका अच्छा स्वागत हुआ, विदाई अच्छी हुई। बम फेंका और बता दिया हार्डिंग संभल के, और रास बिहारी बोस पकड़े गए और फरार हो गए, भाग गए। लेकिन अंग्रेजों को चेतावनी दे गए, उतना आसान नहीं है आपके लिए। और इस तरह से इन क्रांतिकारी घटनाओं ने लगातार जन्म लिया। 1911 के बाद होम रूल लीग, गांधी जी का आगमन, प्रथम विश्व युद्ध, बहुत सारी घटनाएं हैं जो भारत की आज़ादी की तरफ बढ़ते कदमों में एक है। अभी महाराष्ट्र के आंदोलन, कृषि आंदोलन, बहुत सारी चीज़ों पर जानकारी हमें और लेनी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इसके बाद हम बनाएंगे अगली वीडियो।